फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, इससे पहले मैंने लाइव प्रोसेस पे कई वीडियो अपलोड की। आई होप आप सब उस वीडियो को देखे भी होंगे और समझे भी होंगे। अब मैं इसके आगे देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है आपके लाइव प्रोसेस लेसन्स में, जिसको हिंदी में पाचन तंत्र पे आप बोल सकते हो। हिंदी में आप उसको पाचन तंत्र भी बोल सकते हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। देखिए, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था तो जीव अर्थात पोषण कैसे करते हैं, यहाँ तक पढ़ाया था। ठीक है, अब मनुष्य में पोषण किस तरीके से होता है हम ये पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक अपने पास रखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा विस्तरित एक लंबी नली होती है। तो एलिमेंट्री कनाल क्या है? आहार नाल को इंग्लिश में एलिमेंट्री कनाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एलिमेंट्री कनाल, हिंदी में आहार नाल। ये मुख्य रूप से क्या है? मुंह से गुदा तक एक लंबी नली होती है। मतलब कि हमारा मुंह से शुरू होने तक पूरा एनएस तक, गुदे तक, एनएस तक ये पूरा फैला हुआ होता है, जहाँ से हम खाना खाते हैं और जहाँ से वेस्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है वहाँ तक। चित्र 6.6 में हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है, यहाँ यह प्रक्रम की चर्चा करते हैं। तो इसमें हम यहाँ क्या जानेंगे कि हमारे शरीर में जो भोजन आता है उसका पाचन कैसे होता है, उसके साथ क्या होता है, उस भोजन का होता क्या है आखिर में। तो देखिए, यहाँ पे एक फिगर शो किया गया है आपकी बुक में और एक मैंने अलग से फिगर शो किया है ताकि आपको जो भी चीज़ें हैं अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ से देखिए माउथ है, तो ये समझ लीजिए कोई भी ये खाना है, समझ लीजिए कोई भी ये फूड है जो हमारी माउथ के अंदर जो कि जाएगा। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है, अतः भोजन को गीला किया जाता है। तो कोई भी भोजन हम खाते हैं तो उसको मुंह से हम खाते हैं, फिर वो हमारे गले से होते हुए हमारे पेट में चला जाता है ना। कोई से टाइप का भी भोजन खाएंगे तो निकलते तो हम इसी तरीके से है ना, क्योंकि मनुष्य का पाचन तंत्र है तो सिर्फ मनुष्य के बारे में ही यहाँ बात होगी। तो कोई भी भोजन है हमने मुंह में डाला, उसको अपने दांतों से चबाया, छोटा छोटा किया। छोटा छोटा इसलिए हम दांतों से चबा के करते हैं क्योंकि अगर एक भोजन का बड़ा टुकड़ा को निगलने में बहुत ही मुश्किल होती है, इसलिए छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं अपने दांतों से ताकि हम उसको आसानी से निकल सके, हमारे पेट में जाके वो आसानी से पच भी सके। तो जब हम मुँह में हमारा कोई भी भोजन आता है तो आप एक बार ध्यान देते होंगे कि हमारे मुँह से पानी निकलता है ना। तो जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो जब ये कोई खाना खाते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता होगा। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लाला रस या लार कहते हैं। तो हमारे मुंह में जब कोई भी खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी जैसा आने लगता है, जिसको हम लार भी बोलते हैं ना। इंग्लिश में लार को बोलते हैं स्लाइवा। तो हमारे मुंह में जब पानी जैसा आता है उसको हम स्लाइवा बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में लार बोलते हैं। और ये जो लार है, ये सलाइवा है, ये लाला ग्रंथियों से निकलता है। हमारे मुंह में लाला ग्रंथियाँ पाई जाती है जिसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो सलाइवरी ग्लैंड। उससे एक रस निकलता है जिसको लार बोलते हैं, ये सलाइवा बोलते हैं। तो जब हम कोई खाना खाते हैं तो इस रस से हमारा भोजन क्या होता है, मिक्स हो जाता है, गीला हो जाता है ना। अब ये केवल पानी नहीं होता, उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ पाई जाती हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना है जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। तो कोई भी हम खाना खाते हैं तो उस बड़े बड़े टुकड़ों में होता है, इसके अणु बड़े बड़े होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो भोजन हमारे पेट में जाके उसको उस पेट में जाए और उसका पाचन हो, अवशोषण हो, तो क्या करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि उस भोजन को हम छोटे छोटे अणुओं में खंडित करें। तो भोजन को जो पाचन होता है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि मुंह में जो हम लार निकलता है जो हमारे भोजन से जाके मिक्स होता है, इस लार में एक तरीके का एंजाइम पाया जाता है जिसको हम एमाइलेज बोलते हैं। ये जो एंजाइम होता है हमारे खाने में जो शर्करा पाया जाता है, जटिल शर्करा जो होता है, जैसे कि मंड होता है, मंड को इंग्लिश में स्टार्च बोलते हैं। मंड मतलब समझ लीजिए बहुत सारे शर्करा मिलके मंड बनाते हैं। तो ये क्या करेगा एंजाइम, जो एमाइलेज है एंजाइम है जो हमारे लार में मौजूद होता है, ये हमारे खाने में जो कि मंड होता है, जटिल शर्करा होता है, उसको छोटे छोटे शर्करों में, सरल शर्करा में तोड़ देता है ताकि इसका पाचन आसानी से हो सके।
भोजन को चबाने के दौरान पेशी जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। अब हम भोजन खाते हैं तो जो हमारी टंग होती है, जीभ होती है, जीभ होती है, वो क्या करती है, उसका काम क्या है कि भोजन को अच्छे तरीके से उस लार से मिक्स कर दे। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रकमित होने के लिए आवश्यक है। यह कर्मकुचक गति पूरे भोजन नली में होती है। तो हमारे भोजन में जब भी मुंह में हमने खाना डाला तो हमने चबाया, फिर वो हमारे पेट में गया, उसे फेगस होते हुए, तो इस सब में क्या होता है, एक तरीके की गति होती है ताकि हमारे भोजन है वो आसानी से निगल सके, हमारे पेट में जा सके। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या ओसोफेगस द्वारा लिया जाता है। आमाशय एक वृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी भोजन था जिसको हमने खाया, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या, सलाइवरी ग्लैंड लिखा हुआ है ना। ये जो सलाइवरी ग्लैंड, इसको लाल ग्रंथि भी बोलते हैं। इसी से लार या सलाइवा का स्राव होता है, निकलता है इसी से, और हमारे खाने से मिक्स हो जाता है। ये हमारे खाने को गीला करता है ना। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रसिका या ओसेफेगस, ग्रसिका लिखा हुआ है, ये ओसेफेगस लिखा हुआ है ना। तो फिर हमारे मुंह से जो खाना पेट में जाता है, किसके सहारे जाता है, ये जो नली दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं ओसेफेगस। इसी नली के सहारे से हमारा खाना जो है हमारे पेट के अंदर चला जाता है। देखिए यहाँ पे ओसेफेगस लिखा है, जो हिंदी में आप ग्रसिका भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में ओसेफेगस बोले। तो हमारे मुंह के अंदर खाना गया, लार से मिक्स हो गया, फिर वो हमारे कहाँ गया, ग्रसिका से होते हुए, ओसेफेगस होते हुए वो स्टमक में, हमारे पेट के अंदर हम आ गया। अब इसके आगे हम देखते हैं, आमाशय एक वृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। तो जब भी कोई भोजन हमारे पेट के अंदर आता है तो हमारा पेट क्या करता है, स्टमक क्या करता है, फैल जाता है ताकि भोजन के लिए जगह हो जाए। आमाशय की पेशी भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। तो आमाशय मतलब कि जो स्टमक होता है, उसके अंदर की जो भित्ति होती है, झिल्ली होती है, वो बहुत सारे पाचक के रसों का स्राव करती है। ठीक है, पाचक रसों का बहुत सारा क्या करती है, स्राव करती है। ये पाचक रस कौन कौन से हैं, पाचक रस का मतलब क्या है, जो पाचन में मदद करे। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा संपन्न होता है। तो आमाशय की जो स्टमक की जो भित्ति होती है, झिल्ली होती है, उसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथि मतलब इंग्लिश में आप इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोल सकते हो। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की जठर ग्रंथियां हैं, ये क्या करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्राव करती है। ये क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जिसको आप HCl भी बोल सकते हो, एक एंजाइम का जिसको आप पेप्सिन बोल सकते हो। ये एंजाइम जो पेप्सिन है, ये प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है, तथा श्लेष्मा का स्राव करती है। श्लेष्मा मतलब म्यूकस, इंग्लिश में आप श्लेष्मा को क्या बोल सकते हो, म्यूकस बोल सकते हो, का स्राव करती है। तो जो प्रोटीन का पाचन होता है वो स्टोमक से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। तो जठर ग्रंथि ने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, पेप्सिन का, श्लेष्मा का स्राव किया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एसिडिक होता है, उसका माध्यम कैसा होगा, अम्लीय होता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। अब पेप्सिन एंजाइम जो है उसका कार्य क्या है, प्रोटीन को पचाने का ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अब माध्यम अम्लीय होता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है ये पेप्सिन की मदद करता है। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है, समान परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। तो जो श्लेष्मा बताया गया था हमने, स्राव करता है, श्लेष्मा का जो स्राव हुआ है, श्लेष्मा को नीचे म्यूकस बोलते हैं। तो इसका कार्य क्या है कि जो हमारा जो स्टमक है उसको अम्ल से बचाता है। ठीक है, अम्ल के दुष्प्रभाव से ये बचाता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो म्यूकस होता है, श्लेष्मा होता है, ये जो भी हमारे खाने के साथ खराब बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे खाने के साथ आ जाते हैं, बैक्टीरिया जो कि हमारे फूड के साथ इंटर करते हैं, उसको क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे दिया होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और कोई दूसरा कारण ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मैं बताया था कि पेप्सिन की सहायता करता है ताकि उसका जो प्रोटीन पचाने का जो कार्य है वो अच्छे से हो सके। इसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, हमारे फूड के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सूक्ष्म जीव जो कि हार्मफुल होता है, नुकसानदेह होता है हमारे लिए, ये उसको भी मारने का काम करता है।
आमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। तो हमारे मुंह से खाना कहाँ, मुंह में खाना था जो लार से मिक्स हो गया, ग्रसिका या ओसोफेगस होते हुए, ग्रसिका या ओसोफेगस से होते हुए ये खाना कहाँ आया, हमारे स्टोमक में आया। स्टोमक में आने के बाद जो स्टोमक था उसने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, श्लेष्मा का स्राव किया ना। ये जो सब क्या थे, ये सब खाने से हमारे मिक्स हो गए थे, स्राव किया। अब स्राव करने के बाद पेप्सिन था उसने प्रोटीन पचाने का कार्य शुरू कर दिया स्टोमक से ही। श्लेष्मा का कार्य जो था श्लेष्मा ने किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो कार्य था उसने किया। अब ये जो खाना है ये भी पचा हुआ नहीं है, ये अनडाइजेस्टेड फूड है। ये फूड कहाँ आएगा, ये फूड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए ये है क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो पतली पतली नली दिख रही है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लीवर लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिएगा पैंक्रियाज लिखा हुआ है ना, इसका भी कार्य होता है डाइजेशन में। तो अमाशय से भोजन जब क्षुद्रांत प्रवेश करता है, क्षुद्रांत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, यह अवरोधी पेशी द्वारा नियंत्रित करता है। क्षुद्रांत आहारनाल का सबसे लंबा भाग है, अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सन्हत स्थान में अवस्थित होता है। तो मतलब कि भोजन का हुआ, हमारे स्टोमक से भोजन कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है सबसे लंबा भाग होता है हमारे आहार नाल का, और बहुत ज़्यादा ये कुंडलित होता है, मतलब घुमा हुआ होता है और कम जगह में ही ये सेट हुआ रहता है। मतलब लंबा भी होता है लेकिन इतना घुमावदार होता है कि कम जगह में ही ये सेट हो जाता है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। मतलब कि जो अलग जंतुओं में क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो भोजन के हिसाब से अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए लवणीय क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस पाचन सरल होता है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। तो मतलब कि जो शाकाहारी खाते हैं उनकी क्षुद्रांत कैसी होती है, लंबी होती है, और जब मांसाहारी खाते हैं उनकी क्षुद्रांत जो होती है वो छोटी होती है। अब हम आगे बढ़े, तो खाना हमारा जो था वो अनडाइजेस्टेड फूड था जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला आया, क्षुद्रांत में चला आया। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्तर है। अब जो क्षुद्रांत होता है यहाँ पर ही कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। अब देखिए इसके आगे हम समझते हैं। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करती है। तो क्षुद्रांत में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का पूर्ण तरीके से पाचन होता है ना। अब इस पाचन कार्य के लिए ये जो पाचन होना है इसके लिए यकृत और जो अग्नाशय होता है मदद करता है। यकृत मतलब लीवर, अग्नाशय मतलब ये पैंक्रियाज हो गया। ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। लीवर और पैंक्रियाज, यकृत और अग्नाशय, ये दोनों मदद करते हैं इन तीनों के पाचन के लिए। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है। अब जो अमाशय से भोजन आया है वो अम्लीय, एसिडिक है, और अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। अब हमने क्या कहा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन अब स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा ना, जिसमें यकृत और अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करेंगे। यकृत और अग्नाशय दोनों एक चीज़ का श्राव करेंगे जो कि उनको पचाने में मदद करेगा, ठीक है। अब जो अमाशय से जो आने वाला भोजन अम्लीय है, और जो अग्नाशयी एंजाइम है, अग्नाशय जो भी एंजाइम का स्राव कर रहा है उसकी क्रिया के लिए उस भोजन को क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पित्त रस इस कार्य को करता है। तो अग्नाशयी एंजाइमों क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है, मतलब इसको भोजन को, ताकि अग्नाशय जो एंजाइम से जो एंजाइम अग्नाशय स्राव कर रहा है उसका असर हो सके उसके लिए, ठीक है। यकृत से स्रावित पित्तरस, पित्तरस इंग्लिश में बोलोगे आप इसको बाइल जूस बोलोगे, इस कार्य को करता है, मतलब कि क्षारीय बनाने का। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के लिए अतिरिक्त है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी कोशिकाओं के रूप में होता है जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल रहता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गुलिकाओं में खंडित कर देता है जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि जो पैंक्रियाज है वो फैट के डाइजेशन के लिए, वसा के डाइजेशन के लिए, वसा के पाचन के लिए एक तरीके के एंजाइम सीक्रेट करता है, स्राव करता है। मन के पाचन के लिए, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एक तरीके का एंजाइम स्राव करता है। प्रोटीन के पाचन के लिए एक तरीके का एंजाइम का स्राव करता है, ठीक है। अब जो भी
अब जो भी वसा है क्षुद्रांत में की भोजन, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है क्षुद्रांत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें जो वसा है, फैट है, उसके जो वो बहुत उसकी जो गोलिकाएं हैं वो बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। उसका जो कह सकते हो आप बहुत जटिल है वो। अब उसको छोटे छोटे गोलिकाओं में या उसको कम जटिल करने के लिए ज़रूरी है, ताकि कम जटिल करना उसको ज़रूरी होता है ताकि जो भी अग्नाशय से एंजाइम्स आ रहे हैं उस वसा को पचाने के लिए उनका उस पर असर अच्छे से हो सके। तो जो ऐसा समझ लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें जो फैट है वो जटिल है, ठीक है। अब उस जटिल है इस वजह से जो अग्नाशय एंजाइम का स्राव करेगा उस फैट पर सही से नहीं हो पाएगा उसका असर, इसलिए ज़रूरी है कि वो जो फैट है, वसा है, वो छोटा हो जाए, ठीक है, छोटा हो जाए, वो कम सरल हो जाए। इसलिए जो लीवर है वो पित्त रस का स्राव करता है। पित्त रस मतलब बाइल जूस का स्राव करता है। ये जो पित्त रस होता है, बाइल जूस होता है, उस वसा के छोटे बड़े गुलिकाओं को या फिर जटिलता को सरलता में बदल देता है। इतना आप समझ लीजिए। अब वसा क्या हुआ, जो जटिल वसा था वो सरल हो गया। अब उसको उस पर एंजाइम जो है आराम से कार्य कर सकेगा जो कि अग्नाशय से स्राव होगा। तो एंजाइम को फैट को, कार्बोहाइड्रेट को, मंड को, फैट को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को सब पचाने के लिए जो एंजाइम का स्राव हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, अग्नाशय से हो रहा है। अग्नाशय रस का स्रावण करता है जिससे प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। तो अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय रस का स्राव करता है जिससे प्रोटीन के पाचन के लिए एक तरीके का ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव करता है। प्रोटीन के पाचन में क्या करेगा, वो एक तरीके के ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव करता है तथा इमर्सिकृत वसा का पाचन करने के लिए, जो इमर्सिकृत वसा मतलब जो वसा को हमने बाइल जूस से इमर्सिफाई किया गया है, बाइल जूस से हमने जिसको पित्त रस से हमने जिसको छोटी छोटी गुलिकाओं में सरल कर दिया है, ये वही वसा है। वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम का स्राव करता है कौन, अग्नाशय, पैंक्रियाज। तो लाइपेज से वसा का पाचन होगा और ट्रिप्सिन से पाचन होगा प्रोटीन का। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम आंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, तब वसा को वसा अम्ल तक ग्लूकोज परिवर्तित कर देता है। अब देखिए क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत रस स्राव करती है। आंत रस स्राव करती है, इससे उपस्थित एंजाइम आंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, तो जो क्षुद्रांत है उसकी जो भित्तियाँ उसमें ग्रंथियाँ होती हैं जो रस को स्राव करती हैं। ये कैसे रस होते हैं, ये जो रस होते हैं उसमें एंजाइम उपस्थित होता है। ये एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, मतलब प्रोटीन को पचाकर अमीनो अम्ल में बदल देता है और कार्बोहाइड्रेट को पचाकर ये ग्लूकोज में बदल देता है। वसा को पचाकर वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में ये परिवर्तित कर देता है। पाचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। तो भोजन का पाचन कहाँ हुआ, भोजन का पाचन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो मुंह से सारा भोजन जो भी खाना था वो मुंह में आया, स्लाइवा से ये मिक्स हो गया, फिर ओएसोफेगस से होता हुआ ये स्टोमक में आया। स्टोमक में आने के बाद स्टोमक की भित्तियाँ थी, उसने HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, उनका म्यूकस का, श्लेष्मा का, मतलब कि इस सब चीज़ का स्राव किया, फिर सब चीज़ खाने से मिक्स हो गई। प्रोटीन का पाचन भी यहीं से स्टार्ट हो गया था। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद सबसे पहले लीवर ने क्या किया, पित्त रस का स्राव किया जिससे जो फैट था, वसा था, वो जो जटिल वसा था वो सरल वसा में बदल जाए। उसके बाद जो अग्नाशय था उसने एंजाइम का स्राव किया जिससे जो कार्बोहाइड्रेट था, जो मंड था, उसका डाइजेशन हो सके, जो फैट था उसका डाइजेशन हो सके, जो प्रोटीन था उसका डाइजेशन हो सके। तो सब चीज़ों का डाइजेशन कहाँ पर हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। पाचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर, जो आंत होती है, आंत की भित्तियाँ जो होती हैं वो पाचित भोजन को अवशोषित कर लेती हैं।
जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो भित्तियाँ होती हैं वो पाचित भोजन को, पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेती हैं। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे पर्वत होते हैं जिन्हें दीर्घुरोम कहते हैं। जो क्षुद्रांत होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसमें बहुत सारे उंगली जैसे निकले हुआ होता है जिससे उसको हम लोग दीर्घुरोम भी बोलते हैं। यह अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देता है, मतलब कि ये क्या करता है, अवशोषण को बढ़ा देता है, अवशोषण को बढ़ा देता है। दीर्घुरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देती हैं। तो ये जो दीर्घुरोम होता है, जो उंगली जैसा होता है, जो अवशोषण को बढ़ा देता है, इसमें रुधिर वाहिकाएं होती हैं। तो ये क्या करती हैं, और भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक, बाकी सेल्स के पास, सबके पास पहुंचा देती हैं। क्योंकि जो भी भोजन पचा है उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह निकले हैं उसको तो पूरे बॉडी में ज़रूरत है ना, तो उसको पूरी बॉडी में फैला देती है। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। तो जो भी फूड पचा उससे जो भी हमको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिले उससे क्या करेंगे, हमको ऊर्जा मिलेगी, नए ऊतक का निर्माण होगा, जो टूटे फूटे ऊतक होंगे, जो चोटिल ऊतक होंगे, उनकी मरम्मत होगी। बिना पचा भोजन वृधान में भेज दिया जाता है। अब जो भोजन नहीं पचा है वो कहाँ चला जाएगा, वृधान में, मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, जहाँ दीर्घुरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेती है। अब जो पचा हुआ भोजन नहीं है, जो भोजन नहीं पच पाया है, वो कहाँ चले जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में शो किया गया है, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे ना। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो दीर्घुरोम होंगे, जो उंगली जैसे प्रबंध होंगे, उसमें से जल को अवशोषण कर लेंगे। जो भी बचा हुआ जल होगा उसमें, उस अनडाइजेस्टेड फूड में, उसको वो अवशोषण कर लेते हैं। अन्न पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ष पदार्थ का परिक्षेपण गुदा और उल्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मतलब कि जैसे कि सब भोजन सारा पच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा भोजन पच गया, उसको अवशोषण हो गया दीर्घुरोम के जरिए से। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो चला आया लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, जो भी उस फूड में बचा पानी वानी था उसको अवशोषित कर लिया गया। फिर जो अपशिष्ट पदार्थ बचा था वो कहाँ गया, रेक्टम से होता हुआ, एनस से होता हुआ ये शरीर से बाहर, ये फूड, ये अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर ये निकल जाएगा। तो क्या हुआ ये कि हमने कोई भी खाना खाया, कोई भी हमने फूड को खाया, वो हमारे माउथ के अंदर गया, फूड वो हमारे माउथ के अंदर गया। फिर माउथ में जाने के बाद सलाइवा से, या कह सकते हो आप लार से, वो मिक्स हो गया। फिर वो हमारे ओसोफेगस होते हुए हमारे पेट में चला आया। पेट में आने के बाद यहाँ पे जो पेट की भित्तियाँ थी उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या पेप्सिन और म्यूकस वगैरह का स्राव किया, जो हमारे खाने से मिक्स हो गया। इतना चीज़ हो गया। फिर उसके बाद हमारे खाने से मिक्स होगा, प्रोटीन का पाचन जो था वो हमारे स्टमक से ही स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड था, या फिर फूड का पाचन तो हुआ नहीं है, वो कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला आया वो अनडाइजेस्टेड फूड। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसके अंदर चला गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या हुआ, जो कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, वसा था, इस सब का पाचन होगा। जो अग्नाशय होगा वो बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह का स्राव करेगा ताकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में बदल जाए, वसा अंततः स्राव में परिवर्तित हो जाए, एंजाइम प्रोटीन अमीनो आम्ल में परिवर्तित हो जाए, इस तरीके से ताकि सब हो जाए। जैसे कि उसने क्या करता है, प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव करता है, वसा को पचाने की लैपेज एंजाइम का स्राव करता है। इस तरीके से अग्नाशय क्या करता है, स्राव करता है इस तरीके के एंजाइमों का, ताकि सारा पाचन वगैरह सब वहीं पर हो जाए। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है ग्लूकोज में, वसा का पाचन होता है वसा अम्ल ग्लिसरॉल में, प्रोटीन का पाचन होता है अमीनो अम्ल में। अब सब चीज़ों का पाचन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया है लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा उसमें उस बार। और जैसे कि प्रोटीन सारे फूड का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से ही जो भी उस प्रोटीन में न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे, जो भी थे, सब उसके अवशोषित कर लिए जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही सब अवशोषित हो जाएंगे। ताकि हम अवशोषित हो जाते हैं, फिर रुधिर वाहिकाओं के जरिए से पूरे शरीर में फैला दिए जाते हैं, ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिल सके या हमारे शरीर में टिश्यूज़ का निर्माण हो सके।
इसलिए फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और जो भी फूड में अनडाइजेस्टेड फूड जो वाटर वगैरह होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में अवशोषित कर लिया जाएगा, और जो भी अपशिष्ट पदार्थों का बाई प्रोडक्ट होगा उसको रेक्टम से होता हुआ वो एनएस से शरीर से वो बाहर निकल आएगा। तो पैंक्रियाज का रोल आप जानते हैं, लीवर का रोल आप जानते हैं क्या है। तो ये मेरी वीडियो थी, आई होप आपको समझ में आई होगी, एंड थैंक यू।